चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पहला लेसन। कौन सा लेसन बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन सा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रत्येक पाठ में जो पाठ के रचयिता हैं, लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद से पाठ पढ़ना है, उसके बाद से बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, चलिए तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबको दिखाई दे रहा है? चलिए, लिखा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को लोग क्या कहते हैं? बाबा साहेब। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम भी कह सकते हैं, का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दलित का मतलब होता है कि एक छोटे जाति के परिवार में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुनिएगा, ये क्वेश्चन इस बार पूछा था कि उनका जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891। एक बार एथी पूछा था, जन्म पूछा था, तो दूसरे सिटिंग में मृत्यु पूछा था। ठीक है, चलिए, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। पुरोधा का मतलब होता है एकदम आगे आगे, अगुआ कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगुआ। अगुआ का मतलब क्या? जो आगे आगे रहते हैं, एकदम अग्रणी। लिखा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा, यानी मानव के मुक्ति में, मुक्ति के रास्ते, यानी मानव को मुक्ति दिलाने के लिए सबसे अग्रणी व्यक्ति कौन हुए? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हुए। उस समय अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यानी जितने भी लोग पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना, उनमें इनका भी नाम था। किनका? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में ही कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क है। सुनिएगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जब प्राथमिक शिक्षा पढ़ लिए तो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क चले गए। फिर अमेरिका से कहाँ चले गए? लंदन, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पे चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। वांग्मय का मतलब साहित्य होता है, समझ सकते हैं। सुनिएगा, यानी कि अंग्रेजी और संस्कृत के भी बारे में इन्होंने पढ़ा। भले मान लीजिए कोई भाषा हमें नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उसी भाषा कोई हिंदी में अनुवाद करके दे तब तो समझ में आएगा ना भाई, क्योंकि हमें हिंदी भाषा आता है। तो इन्होंने अनुवाद कराया या फिर अनुवाद उसका पढ़ा, पूरा का पूरा हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत। आगे देखिए, लिखा गया है सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। अपने देश में उन्होंने क्या किया? वकालत भी की, यानी वकील वाला काम। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, याद रखिएगा। यानी कि उनके वो किनको देखकर मोटिवेट होते हैं? आजकल बड़े लोग मोटिवेट होना है किसी को देखकर होते हैं ना, तो इनके मोटिवेशनल व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भगवान बुद्ध, कबीर दास और ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा सर। ज्योतिबा फुले जो कि हमारे भारतीय समाज में, याद रखिएगा सर, अछूतों के लिए, छोटी जातियों के लिए पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सबसे पहले काम किए थे, याद रखिएगा। कौन? ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठा समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अर्थात भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किनको जाना जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का क्या हो गया? निधन हो गया, याद रखिएगा। कब? दिसंबर 1956 में। कहाँ? दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। आज जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ? महू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिला में? महू में हुआ था, याद रखिएगा। अगला पैराग्राफ देखिएगा, लिखा गया बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, बहुत सारे पुस्तकें लिखी बाबा साहब ने।
उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण ये सभी हैं। देखिए कौन कौन है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, ये के में है द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सारी रचनाएं किनकी है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की है। ठीक है, आगे देखिएगा। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय यानी साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। याद रखिएगा, यानी बाबा साहब की सभी के सभी रचनाएं 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। कहां से? तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अगला पैराग्राफ। यहां प्रस्तुत पाठ, अब जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस पाठ के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहां प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। किंचित का मतलब होता है थोड़ा सा अंश। कितना अंश? थोड़ा सा। सुनिएगा ध्यान से। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया है? तो ललई सिंह यादव ने किया है। याद रखिए, किन्होंने किया है? ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण हिंदी में अनुवाद किया है। किस पाठ का? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है? तो जाति भेद का उच्छेद। याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए सर, ये जो जाति प्रथा है ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये एक्चुअली किताब के रूप में है तो ये एक निबंध है। एग्जाम में आएगा तो क्या टिक करेंगे? निबंध टिक करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो पाठ है, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये बाबा साहब ने एक भाषण के रूप में लिखे थे। किस रूप में लिखे थे? भाषण के रूप में। लेकिन वो भाषण नहीं बोला गया, इसलिए उसको उन्होंने क्या किया? किताब में लिख दिया, किताब में छाप दिया, तो एक निबंध बन गया। क्या बन गया? निबंध। देखिए वहां पर लिखा गया है, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के, कब? 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का स्वरूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। अर्थात इस पाठ में वो जाति प्रथा एक कुप्रथा है, इसके बारे में वो बताएंगे। आगे देखिएगा, जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख यानी कि निबंध अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी इस निबंध को समझना हमें आज के समय में बहुत जरूरी है। चल देख, पाठ में तुम लोगों को किस तरह समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ध्यान से सुनिएगा सर, पहले पाठ को समझते हैं। श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है काम या मजदूरी। श्रम का मतलब क्या होता है? काम या मजदूरी। और जाति प्रथा तो आप लोग जन्मे करते हैं सर। जाति प्रथा यानी जाति को फॉलो करना, जाति को मानना। याद देखिए सर, हमारे समाज में अलग अलग जाति रहती हैं, सभी को पता है। जातियां हैं, ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर श्रम का विभाजन ये गलत है, जो कि आज से 30-40 वर्ष पहले बहुत ज्यादा था। यदि हम तेली हैं तो हम तेल ही बेचेंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। यदि आप लोहार हैं तो आप लोहा ही पीटेंगे। यदि आप यादव हैं, अहीर हैं, तो आप दूध ही बेचेंगे। यदि आप छोटी जाति के हैं तो छोटी जाति वाला काम करेंगे। यदि आप बड़ी जाति के हैं तो बड़ी जाति वाला काम करेंगे। ये था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैं कितना हो भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी जो जाति है मुझे वही काम करना पड़ेगा। तो क्या समाज कभी डेवलप होगा सर? कभी नहीं होगा। एक एक लाइन में दम है। चलिए समझिएगा सर अच्छे से इस पाठ को। यह विडंबना की बात है
बहुत दुख की बात है, सुनिएगा ध्यान से सर, कि इस युग में भी यानी आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं है। पोषक का मतलब क्या होता है? मानने वालों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जितने भी जातिवाद को मानने वाले व्यक्ति है ना सर, देखिए जाति को मानिए अच्छी बात है, लेकिन जाति के आधार पर हम बड़े हैं वो छोटा है, जाति के आधार पर जब मान रहे हैं बड़े वो छोटा है, तो जाति के आधार पर आप अपने घर के बच्चों को भी वही काम करवाइए ना। काहे लिए IIT या JEE नीट पढ़ा रहे हैं? मान लीजिए हम तेली हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो तेली वाला ही काम करें, तेल बेचें, पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बात समझिए। तो जितने भी जातिवाद को मानने वाले लोग हैं ना, कुछ मामलों में इसका समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आधुनिक समाज, आज का समाज, कार्य कुशलता के लिए काम का विभाजन। अच्छा बताइए, मान लीजिए मैं मजबूत हूं, नहीं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं मजदूरी कर सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं ना, यानी मेरे अनुकूल काम मिल गया। मान लीजिए मैं एक छोटी जाति का व्यक्ति हूं, मैं एकदम पढ़ा लिखा हूं, मैंने एकदम पढ़ लिख कर मैं विद्वान हो गया हूं, तो मैं पढ़ाई लिखाई वाला काम करूंगा कि मैं अपनी जाति वाला काम करूंगा? पढ़ाई लिखाई ना। लेकिन जितने भी जातिवाद वाले लोग हैं ना, कहते हैं कि ना तू कुछ करो, तू जाना जात का हुआ वह काम करो। जाति के आधार पर काम बांटा गया है सर, जाति के नाम के आधार पर काम बांट दिया गया है। आगे देखिएगा, लिखा गया है, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रमिक का मतलब मजदूर होता है। क्या होता है? मजदूर। याद रखिएगा, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। हाँ, काम का बंटवारा करना, काम को बांटना एक बेहतर समाज का निर्माण, इससे बेहतर समाज का निर्माण होता है। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों यानी कि जाति अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और यह विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, केवल हमारे भारतीय समाज में पाया जाता है। सुनिएगा ध्यान से सर, एक बेहतर समाज का निर्माण करना है, समझिए कितना बेहतर से सुनिएगा। एक बेहतर समाज का निर्माण करना है तो हमें काम को बांटना पड़ेगा। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको पढ़ाई लिखाई वाला काम दीजिए, जो व्यक्ति तनिक कम पढ़ा लिखा है उसके रुचि के आधार पर जो उसका मन कर रहा है वही काम दीजिए, ये बेहतर है। लेकिन कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है और वो किसी, चलिए एग्जाम्पल लेते, कोई मान लीजिए कि छोटी जाति का है या फिर किसी भी जाति का है, उसके जात के आधार पर आप उसको काम देंगे, ये गलत है। इससे एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा, जो कि आज के समय में बदल चुका है सर। याद रखिएगा, आज के समय में सभी लोग एग्जाम देते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो उनको नौकरी मिल जाती है। क्या उस समय जाति की बात होती है? हाँ, आरक्षण होती है, वो बात अलग है, लेकिन नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। पढ़ना सभी को पड़ता है, एग्जाम सभी को देना पड़ता है। तो आज तो खैर लगभग ये चीज़ें क्या है सर, खत्म है। आगे देखिएगा, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि काम का बंटवारा मान लिया जाए जाति प्रथा के आधार पर, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। हाँ, रुचि यानी मन। अच्छा, मान लीजिए कोई काम करने का आपको मन नहीं कर रहा है, घर के लोग वही बोल रहे हैं तो वही काम कर, तो क्या उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, किसी काम में आपका बड़ा मन लगता है, आपको वही काम मिल जाए, आप जरा सोचिए उस काम को कितने लगन और कितने मेहनत से कितना बेहतरीन करेंगे नहीं करेंगे सर? तो काम का बंटवारा रुचि के आधार पर भी होना चाहिए, मन के आधार पर भी होना चाहिए। देखिए लिखा गया है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा और कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। जी हाँ सर, जब किसी कार्य को करने के लिए मेरा स्वयं मन होगा, मेरा स्वयं ये अधिकार होगा कि मुझे जो मन करेगा मैं वही कार्य करूंगा, तो वास्तव में वह कार्य बहुत बेहतर होगा।
होगा कि नहीं होगा? कोई काम मुझे जबरदस्ती थोपा जाएगा कि भाई आप ये काम कीजिए, तो क्या वह काम हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। आज मान लीजिए मेरा मन करता है पढ़ाने के लिए, आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने मन के अनुकूल काम कर रहा हूं, कितना बेहतर, क्लास 2-2 घंटा 5-5 घंटा हो जाए, क्या मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, याद रखिए। क्यों? क्योंकि मैं यह काम अपनी रुचि, अपने मन के आधार पर कर रहा हूं। इसमें कोई भी मेरा जात से रिलेशन नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन यही अगर आज कोई जबरदस्ती मुझे आकर फोर्स करे, एक काम कर, चल तू तेल बेच, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल समझिएगा, क्योंकि तुम उसी जाति के हो, तो क्या मैं वो काम मन और लगन से कर पाऊंगा? कभी नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं अपना परिवार चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा सर, याद रखिएगा। लिखा गया है कि इस सिद्धांत के विपरीत, इस सिद्धांत के उल्टा जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि, दूषित का मतलब सबसे खराब और सबसे गंदा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही वह कितना पढ़ा लिखा, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी कौन से कार्य करने की क्षमता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, माता पिता किस जाति के हैं उसके अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अभी वह बच्चा, यानी एक पेट में बच्चा है, माँ के पेट में बच्चा है, अभी वो पैदा भी नहीं हुआ, उसका जाति, उसका धर्म निर्धारित कर दिया जाता है। वह कौन काम करेगा ये भी लोग चुन लेते हैं। जायदो हम है छोटी चुकी बाजार में तेल बेचता नहीं, बाबू हमारे सिवान मार्केट में तेल बेची, पहले ही निर्धारित हो गया कि बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं है, पैदा होने के बाद क्या करेगा पहले ही लोग तय कर लिया। कितना तुच्छ समाज है, जरा सोचिए। अच्छा बताइए, अगर पहले के समय से ही ऐसा होता तो क्या इतने बच्चे आज के समय में पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते। आज का समाज शिक्षित हो रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, सभी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जिस परिस्थिति से वो गुजरे हैं उस परिस्थिति से हमें ना गुजरना पड़े, इसलिए ना पढ़ा रहे हैं। कि जातिवादी को, जात पात को आज भी हम फॉलो करेंगे। जात पात को फॉलो करना है तो जात पात को बढ़िया से फॉलो कीजिए। जी सर, आज भी बहुत लोग जैसे होता है ना, हम इस जाति के हैं, जिंदाबाद, ठीक है सर, तो वैसे व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति से कभी नहीं बोलते हैं। जब जातिवाद को फॉलो ही कर रहे हैं तो अपने घर के सभी लोगों को बोल दीजिए कि कहाँ कमा रहे हैं, आइए इधर, हम इस जाति के हैं तो हमारा वही काम है, चलिए करते हैं, चलिए दूध बेचते हैं, चलिए तेल बेचते हैं, चलिए लोहा पीटते हैं, ओवर पिनिक जेलो, मिर्गिया जेलो हैं, हमारे काम के देख के देखो क्या कहता है, आंख लागता। जब आप जातिवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जातिवाद के पक्ष में बोल रहे हैं, तो बढ़िया से कीजिए कि खाली दिखावा कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं, चलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ चलिए हम ए जाति के हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलिए हम ए जाति के हैं, जाति सबसे मजबूत है, एकदम पावरफुल है, फलान ठेकान सबसे बड़ी है, तो ठीक है सर, हम मान लिए, इसी जाति का काम कीजिए। हमारे पहले सुनिएगा, आज के पहले समय में माँ काम करती थी, दादी, बहन, बेटी सभी लोग घर से बाहर निकल कर काम करते थे। आज से 50-60 साल पहले, याद रखिएगा सर। दादी जाती थी सब, दूध है तो दूध बेचने, तेल बेचने, खरी बेचने। तो जाइए अपने घर के महिलाओं को निकालिए। सपोर्ट कर रहे हैं ना जाति प्रथा को, तो आप भी ये काम कीजिए। सभी लोग को ये काहे विदेश भेज दिए हैं कमाने के लिए, याद रखिएगा। तो इसीलिए पढ़े लिखे व्यक्ति ना इन सभी चीजों पे टिप्पणी नहीं करते हैं। आगे देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देती है। एक पेशे में, अच्छा मान लीजिए कि मैं अगर तेल बेच रहा हूं, मैं अगर दूध बेच रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये तो कंफर्म है कि मेरा पूरा जीवन उसी में जाएगा। जिस रेट पे वो चलेगा मेरी इनकम वही रहेगी, ना कभी बढ़ेगी ना कभी घटेगी। लेकिन जरा सोचिए, आज मैं 10वां में पढ़ रहा हूं, मुझे 10वां के बाद पैसों की आवश्यकता पड़ी, मैं कमाने जाऊंगा, मुझे पैसा किस लेवल का मिलेगा? 10वां लेवल का। नहीं, मुझे और पैसा कमाना है, मैं 2 साल और पढ़ाई करूंगा। मैंने इंटरमीडिएट पढ़ लिया, अब पैसा मैं किस लेवल से कमाऊंगा? इंटरमीडिएट के लेवल से। मुझे और पैसा मैं ग्रेजुएट होऊंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, पीजी करूंगा, पीएचडी करूंगा। तो जैसे जैसे मेरी कार्य कुशलता बढ़ती जाएगी, मेरी क्षमता बढ़ती जाएगी, मेरी इनकम भी
बढ़ती जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर जाति के आधार पर मुझे काम दे दिया गया, मैं कितना हूं भी कुशल हो जाऊं, कितना हूं भी पढ़ लिख लूं, या फिर कितना हूं भी न पढ़ूं, क्या मेरे इनकम पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं। वो एक नहीं होता है, ग्राफ ऐसे ही चलेगा। ग्राफ पढ़े ना, एकदम सीधा चलेगा। लेकिन जरा सोचिए, मैं अपने मन के अनुसार काम कर रहा हूं, मैं अपनी रुचि के अनुसार काम कर रहा हूं, मैं अपने क्षमता, मैं अपनी एजुकेशन के दम पे काम कर रहा हूं, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। हाँ, हो सकता है कभी ऐसे आ जाए, लेकिन फिर इसको ऐसे जाने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जाति के आधार पर जैसे ही काम मिलेगा, बस सीधा इतने दिन ना, पूरा जीवन भर आपको उसी में लिप्त रहना पड़ेगा। आगे देखिएगा सर, लिखा गया है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर ही ना क्यों जाए। जी सर, भले ही आपके घर परिवार के बच्चे भूखे ही क्यों ना मर जाए, लेकिन आपको जाति का ही काम करना पड़ेगा। यह होता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन। जाति के आधार पर श्रम यानी काम को बांटना। आगे देखिएगा, आधुनिक युग में, आज के समय में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। सही बात है सर। कोई व्यक्ति का एक ही कंपनी में काम करता है क्या आजकल? नहीं। जहां 2 रुपये अधिक मिलता है तुरंत कंपनी छोड़ेगा, दूसरा में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। मान लीजिए आज मेरा पेशा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना अच्छी तरह से। मान लीजिए कल को मेरा ये सब बंद हो जाए, मैं मजदूरी कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, किसी कंपनी में नौकरी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर क्षमता है। क्योंकि आज का जो समाज है मुझे जाति के आधार पर काम नहीं दे रहा है। किस चीज पे काम दे रहा है? कार्य कुशलता पे काम दे रहा है, मेरी एजुकेशन, मेरी सोच पे काम दे रहा है, मेरे क्षमता पे काम दे रहा है। अगर जाति के आधार पर काम फिक्स होता तो आज हम यहाँ पे होते? नहीं होते। याद रखिएगा सर। और जाति प्रथा में काम को आप बदल भी नहीं सकते हैं, चाहे कितना हो भी मजबूरी क्यों ना आ जाए। अगर जाति प्रथा के आधार पर किसी को काम दे दिया गया, एक पूरे समाज को जाति के आधार पर ही काम करना है, क्या वो अपना पेशा बदल सकता है? कभी कभी नहीं बदल सकता है सर, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत ही क्यों ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है। जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है कि आपको जाति के आधार पर ही काम करना है। और जब जाति, देखो एक बार, अच्छा बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी काम का न मिलना बेरोजगारी कहलाता है? नहीं। कार्य और कुशलता, अपने क्षमता के आधार पर काम न मिलना भी क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। वह व्यक्ति अपने कार्य के, सुनिए, कार्य कुशलता के आधार पर जो व्यक्ति लाखों कमा सकता है, लेकिन अपने जाति के कारण वह उस पेशे का चुनाव किया है जो उसका जात का है, एकदम कम पैसा कमा रहा है, यह भी बेरोजगारी ही है। जो व्यक्ति पहले 50,000 कमा रहा था, आज वो 30,000 रुपया कमा रहा है, ये भी बेरोजगारी ही है। सुन लीजिए ध्यान से। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि काम नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है वो लोग बेरोजगार है। का जिसको सरकारी नौकरी काम नहीं कर रहा है, 2 रुपया नहीं कमा रहे हैं लोग, सभी लोग कमा रहे हैं। बेरोजगारी वह है कि अपने कार्य कुशलता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर काम का न मिलना, इनकम न होना, ये बेरोजगारी है। आगे देखिएगा सर। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जी हाँ सर, जाति प्रथा में श्रम विभाजन जो है मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? आप किस जाति में पैदा हो रहे हैं, इस चीज पर निर्भर करता है। एक छोटा सा बेचारा लड़का या लड़का वही ना पैदा होता है सर, यह तय करता है कि आप किस जाति में पैदा हो रहे हैं। वाह। आगे देखिएगा, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। तू कितना पढ़ लो, क्या करबो, रोवत रगावत, ऐसे कोई मतलब नहीं है। अगर जाति प्रथा के आधार पर काम बांटा जा रहा है तो आप जिस जाति के हैं वही काम करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाइए।
आपका कोई भी सुनने वाला नहीं है। आगे देखिएगा, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था से करते हैं। सर हाँ सर, आज के समय में उद्योग धंधे इतना आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मन जो भी है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना मन का काम कर रहे हैं। और मैंने शुरू में ही बोला था कि बिना मन का काम बेहतर नहीं होता है, याद रखिएगा सर। अब वही काम अगर मन से किया जाए बहुत बेहतर वह काम होता है, याद रखिएगा। कोई भी काम जबरदस्ती कभी बेहतर नहीं हो सकता है, और वही काम मन से होगा तो बेहतर होगा। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, मजदूरों का बड़ा रिस्पेक्ट करती है कि मजदूर उसके कंपनी में क्या करे, बढ़िया से काम करे, उसका रुपया पैसा एकदम टाइम से देती है। आप नहीं सोचिए, जितना ही ठेकेदारी लाइन होता है, एक बात बता रहे सर, मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है टाइम से तो कौन ग्राइंडर चुरा के लेके चल जाइए तो क्या करेंगे भाई? सही है, कितने लोग बाहर से आते हैं, बाहर से पैसा 2 महीना का फंसा कर रखा है, तो ग्राइंडर बिल्डिंग मशीन सब लेके चलिए वाला लोग। सही है, वो क्या करेंगे? क्या अगली बार उस कंपनी में जाने का नाम लेगा? लेगा भी तो मन से काम करेगा। जहां वो काम 5 सुनिए एक दिन में, जहां वो सुनिएगा 10 गो पाइप जोड़ सकता था, उसको पैसा टाइम से नहीं मिल रहा है, तो क्या 10 गो जोड़ेगा? 2-5 गो में टाइम एथी कर दिया, वो में 5 गो में 2 गो बिगाड़ दी, फिर बोला वो हमरा के। तो ये होता है रुचि के आधार पर काम करना और रुचि के आधार पर काम नहीं करना। आगे देखिएगा सर, लिखा गया है, ऐसी स्थिति यानी कि जब हम अरुचि यानी बिना मन का कोई काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित कर। टालू काम है, छोड़ो होने, काम करने तो कम काम करेगा। कितना काम करेगा? कम काम करेगा। कब? जब काम उसके मन के आधार का न हो तब। आगे देखिएगा, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न ही दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है सर? ना ही दिल लग रहा है ना ही दिमाग लग रहा है, तो किसी प्रकार का काम बढ़िया से हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। आगे लिखा गया है, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। याद रखिएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू का मतलब होता है अमीरी गरीबी, सुनिएगा ध्यान से, यानी अमीरी गरीबी से भी खतरनाक क्या है? जाति प्रथा है। आगे लिखा गया है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, सुनिएगा ध्यान से, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? जी हाँ सर, लोग प्रश्न करेंगे, बहुत ज्यादा आप जातिवादी के बारे में बोल रहे हैं कि जाति पे काम नहीं होना चाहिए, कार्य कुशलता पे काम होना चाहिए, तो ठीक है सर, आदर्श समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं आप बताइए? अब देखिए आंसर देंगे, क्या कह रहे हैं? तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। सुनिएगा ध्यान से सर, मेरा आदर्श समाज कैसा होगा? मेरा समाज वह होगा जिसमें सबको क्या हो? स्वतंत्रता हो। समता का मतलब सबको एक समान क्या हो? अधिकार हो। भ्रातृत्व का मतलब एकदम भाईचारा हो। आगे देखिएगा, क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज की एक छोर से दूसरी छोर तक संचारित हो सके। जी हाँ सर, हमें इतना भाईचारा होना चाहिए ना सर, कोई भी अगर एक बात कोई अच्छा चीज आया ना तो उस भाईचारा की वजह से सभी लोग उस चीज का फायदा उठा ले, ये होता है भाईचारा। लेकिन आज के समाज में क्या है सर, कौन चीज मिलता तो जानो मत, ओकरा पता ना चले के चाहिए, जौन मिलो तो हमरे मिले के चाहिए। तो क्या इससे बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा, ऐसे समाज के बहुविध हित माने भलाई होता है, सुनिएगा, हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। भाईचारा का मिश्रण कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की तरह। देखो, दूध में पानी मिला हो चाहे पानी में
दूध मिलाओ, एकदम भूला जाला। एक्सपीरियंस मान बाबू आए हंसता रहा देख लो। चलिए यहां देखिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। हेलो सुनिए, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ठीक है, हम भी खेलेंगे, आपको भी खेलने देंगे, न कि ऐसा भाव ना होना खेले में ना खेले दे ना खेलवे बिगाड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो चलिए, ये था पूरा का पूरा पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबको पाठ समझ में आया? चलिए ध्यान से सुनिए, पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव की, आती है ना जी? तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। अरे भाई अभी बहुत समय है। हाँ